नमस्कार दोस्तों। नरेंद्र मोदी जी के भाषण में आपने कुछ लाइन जरूर सुनी होंगी, जैसे फकीर, साहिबजादे और आंदोलन जीवी। जब मोदी जी अपने आप को फकीर बोलते हैं, इसके जरिए इंडिया का हर गरीब खुद को उनसे कनेक्ट कर पाता है। वहीं मोदी जी राहुल गांधी जी के लिए साहिबजादे शब्द का इस्तेमाल करते हैं, जिससे वो अपने ऑपोजिशन का कनेक्शन पब्लिक से तोड़ देते हैं। इसके अलावा मोदी जी ने आंदोलन जीवी जैसे शब्दों से उनके अगेंस्ट होने वाले सभी सोशल मूवमेंट्स की क्रेडिबिलिटी को बिल्कुल खत्म कर दिया है। इस तरह अपने इंटेलिजेंस और वन लाइनर के जरिए पीएम मोदी देश के पहले ऐसे प्राइम मिनिस्टर हैं जिन्होंने अपने डायलॉग को अपनी पॉलिटिक्स का बेस बना लिया है। लेकिन वहीं फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह अपने शब्दों और डायलॉग के लिए नहीं जाने जाते थे, बल्कि वो तो अपने साइलेंट बिहेवियर के लिए फेमस थे। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने एक बार कहा था, माई साइलेंस इज बेटर देन 10,000 आंसर। मतलब दोनों प्राइम मिनिस्टर के सोचने का ढंग बिल्कुल अलग है और दोनों की पॉलिटिक्स भी बिल्कुल अलग है। तो भाइयों, आइए जानते हैं कौन सा प्राइम मिनिस्टर का 10 साल का टाइम पीरियड बेहतर रहा। यहाँ मैं दोनों प्राइम मिनिस्टर्स को 5 पैरामीटर्स पे कंपेयर करूंगा, जिसमें पहला है इकोनॉमी, दूसरा है एग्रीकल्चर, तीसरा है एम्प्लॉयमेंट, चौथा है फॉरेन पॉलिसी और पांचवा है गवर्नमेंट अदर न्यू पॉलिसी। दोस्तों, यहाँ मैं आपको एक बात क्लियर करना चाहूंगा, ना मैं किसी गवर्नमेंट पार्टी को सपोर्ट कर रहा हूँ और ना ही किसी को डिफेम कर रहा हूँ। मैं यहाँ जो भी बात करूंगा वो फैक्ट्स पे और एनालिसिस पे करूंगा, जो मैंने अपने डेटा में किया है। तो दोस्तों, बहुत ही रोचक वीडियो है, इसलिए अंत तक बने रहिए। और अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आ रहा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहला पॉइंट आता है इकोनॉमी। भारतीय इकोनॉमी में डॉक्टर मनमोहन सिंह का एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है और इस कंट्रीब्यूशन की असल शुरुआत उनके प्राइम मिनिस्टर बनने से कुछ साल पहले ही हो गई थी, जब इंडिया के प्राइम मिनिस्टर पीवी नरसिम्हा राव हुआ करते थे। और उस वक्त इंडिया की फाइनेंशियल कंडीशन भी बहुत खराब हो गई थी। देश के फॉरेन रिजर्व बहुत कम हो गए थे और अब देश में सिर्फ 1 बिलियन के फॉरेन रिजर्व बचे थे, जो देश को केवल अगले 2 हफ्ते तक ही चलाने के लिए सीमित थे। और ऐसे में देश बैंकरप्सी जैसे भयानक दलदल में फंसता चला जा रहा था। लेकिन फिर डॉक्टर मनमोहन सिंह ने इंडियन इकोनॉमी में कुछ ऐसे बड़े बदलाव किए, जिसके जरिए ना ही इंडियन इकोनॉमी सही हुई बल्कि बूस्ट भी हो गई। जैसे कि उन्होंने दशक पुराना लाइसेंस राज खत्म कर दिया और रेगुलेटेड बिजनेस को प्रमोट किया। लाइसेंस राज उस समय इंडिया के बिजनेस की रियलिटी थी। किसी भी बिजनेस को इंडिया में ऑपरेट करने के लिए लाइसेंस की जरूरत पड़ती थी और लाइसेंस को गवर्नमेंट से हासिल करना नए बिजनेसमैन के लिए बहुत मुश्किल का काम हुआ करता था, जिस वजह से कोई नया बिजनेसमैन इंडिया में बिजनेस करने से बहुत डरता था, क्योंकि उसमें बहुत दिक्कतें आया करती थी। लेकिन डॉक्टर मनमोहन सिंह ने लाइसेंस राज हटाया और नए बिजनेस को इंडिया में इंट्रोड्यूस किया, ताकि हर तरह का बिजनेसमैन आसानी से अपने बिजनेस को इंडिया में सेटअप कर सके। यहीं से इंडिया में फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी आना शुरू हो जाती है। और कुछ हफ्ते पहले जहां देश की इकोनॉमी बिल्कुल ठप सी पड़ गई थी और क्रैश होने की कगार पर थी, अब वह एक हेल्दी अपडेट और ट्रेंडिंग की तरफ बढ़ने लगी थी। कुछ इस तरह डॉक्टर मनमोहन सिंह ने हमारे देश की इकोनॉमी को सक्सेसफुल रिवाइव किया था। हमारे प्राइम मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह का टेन्योर 2004 से लेकर 2014 तक रहा था। डॉक्टर मनमोहन सिंह के टाइम पर ही मनरेगा स्कीम की भी शुरुआत की गई थी और साल 2006 में स्पेशल इकोनॉमिक जोन भी बनाया गया था, जिसका रिजल्ट ये निकला कि इंडिया की जीडीपी ग्रोथ जो 1% से बढ़ रही थी, वह डॉक्टर मनमोहन सिंह की वजह से 3% तक पहुंच गई थी। वहीं डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने अपने टाइम में राइट टू इंफॉर्मेशन यानी आरटीआई एक्ट भी शुरू किया था, जिससे हमारे देश में करप्शन कम हुआ और ट्रांसपेरेंसी बढ़ गई थी। तो दोस्तों, अब आइए जानते हैं नरेंद्र मोदी जी की इकोनॉमिक पॉलिसी के बारे में। जब नरेंद्र मोदी जी देश के प्राइम मिनिस्टर बने थे, उस समय इंडिया की जीडीपी 112 लाख करोड़ रुपए थी और आज इंडिया की जीडीपी 272 लाख करोड़ रुपए हो गई है। इस ग्रोथ में पीएम मोदी जी की पॉलिसी का एक बड़ा इन्वॉल्वमेंट रोल रहा है। पीएम मोदी जी इस बात को जानते थे कि बिजनेस के लिए और अपनी करेंसी को स्ट्रांग बनाए रखने के लिए फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व की कितनी जरूरत होती है, और शायद यही कारण है कि मोदी गवर्नमेंट के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में काफी ग्रोथ हुई है।
वहीं दूसरी तरफ मेक इन इंडिया के अंदर 2022 से 2023 के बीच 36,000 करोड़ के ऊपर सामान इंडिया से बाहर एक्सपोर्ट किया गया है। और अब तो एप्पल और टेस्ला जैसी कंपनी भी इंडिया में अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा रही हैं। आज इंडिया दुनिया की लार्जेस्ट इकोनॉमी बन चुकी है और पीएम मोदी जी ने 2025 तक इंडिया की जीडीपी को $5 ट्रिलियन तक पहुंचाने का दावा किया है। अगर दोनों प्राइम मिनिस्टर के टाइम को कंपेयर किया जाए तो अभी महंगाई और कर्ज पहले से थोड़ा ज्यादा है, लेकिन एक कॉमन मैन की ग्रोथ हुई है। जहां दूसरे देशों की इकोनॉमी में भारी गिरावट देखी गई है, वहां इंडिया की इकोनॉमी कम्प्लीटली स्टेबल रही है। इस बात पर मोदी गवर्नमेंट की इकोनॉमिक पॉलिसी की तारीफ करनी होगी। दोस्तों, आप मेरे को कमेंट्स में जरूर बताइए कि आपको नरेंद्र मोदी जी की इकोनॉमिक पॉलिसी कैसी लगी। नरेंद्र मोदी जी ने ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को सिग्निफिकेंट बनाया है। जहां पहले बजट का 0.5% इस पर खर्च होता था और अब 1.5% ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर और रोड्स की डेवलपमेंट में खर्च किया जाता है। सेकंड, एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर को किसी भी देश का बैकबोन माना जाता है। यहाँ दोनों गवर्नमेंट एग्रीकल्चर के सेक्टर में खूब काम किया है। जैसे डॉक्टर मनमोहन सिंह ने पावर में आने के बाद सबसे पहले फार्मर्स लोन माफ किए, फूड सिक्योरिटी बिल भी लेकर आए। हंगर सिक्योरिटी बिल और फूड सिक्योरिटी बिल जैसे चैलेंजेस को देखते हुए तब की गवर्नमेंट ने ये कदम उठाए थे। फूड सिक्योरिटी बिल के थ्रू सरकार का मेन उद्देश्य ये था कि पॉपुलेशन को सस्ते दाम पर अनाज प्राप्त हो सके। इस योजना के तहत 65% लोगों को फायदा भी मिला था और रूरल एरिया की पॉपुलेशन को इस बिल से फायदा हुआ। वहीं अगर अर्बन एरिया की बात करें तो फूड सिक्योरिटी बिल के जरिए 50% लोगों को फूड सिक्योरिटी प्रोवाइड कराई गई थी। वहीं अगर मोदी गवर्नमेंट की बात की जाए तो एग्रीकल्चर की फील्ड में मोदी गवर्नमेंट ने भी बहुत बड़े बड़े काम किए हैं। जैसे सोलर पैनल स्कीम, मिल्क प्रोडक्शन ग्रोथ, ब्लू रेवोल्यूशन और स्वीट रेवोल्यूशन की शुरुआत की। पीएम मोदी के अंडर 2022 से 2023 में एग्रीकल्चर बजट में 5 गुना की वृद्धि की गई थी। इसके अलावा मोदी गवर्नमेंट 3 नए फार्मर्स लॉ भी लाई, जिनमें पहला प्रमोशन एंड फैसिलिटेटेड बिल था, जिसके अकॉर्डिंग फार्मर बिना किसी रोक टोक के कहीं पर भी अपनी फसल बेच सकते थे। और दूसरे एग्रीकल्चर लॉ के अनुसार खराब फसल की भरपाई फार्मर को नहीं करनी पड़ती थी। और वहीं तीसरा, फार्म में स्टॉक लिमिट हटाने की बात की गई थी, लेकिन एक लंबे फार्मर प्रोटेस्ट के बाद इस बिल को वापस ले लिया गया। तो देखा जाए तो नरेंद्र मोदी जी फार्मर्स को अपनी पॉलिसी से सेटिस्फाई नहीं कर पाए थे। पॉइंट नंबर 3, फॉरेन पॉलिसी। फॉरेन पॉलिसी किसी भी देश के लिए एक बहुत ही मुख्य रूप से प्रिंसिपल, इंस्पेक्ट और ऑब्लिगेशन का समूह होता है, जिसके जरिए कई दूसरी कंट्री के साथ रिलेशन स्टैब्लिश करने पड़ते हैं और अपने एक्सपोर्ट को बढ़ाना होता है। 2009 से 2014 तक डॉक्टर मनमोहन सिंह की फॉरेन पॉलिसी कुछ खास नहीं रही। उनकी फॉरेन पॉलिसी प्रैक्टिकल से ज्यादा थ्योरेटिकल रही। उन्होंने दूसरे देशों से रिलेशन स्टैब्लिश करने में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाया था। वहीं दूसरी तरफ पीएम मोदी के अंदर भारत की फॉरेन पॉलिसी में बहुत बड़ी ग्रोथ आई है। मोदी गवर्नमेंट ने प्रैक्टिकली फॉरेन पॉलिसी को बढ़ावा दिया है। पीएम मोदी ने निवेश में कुछ ऐसी छाप छोड़ी है कि आज दुनिया भारत को गंभीरता से देखती है। और शायद यही कारण है कि आज नरेंद्र मोदी जी को एक ग्लोबल लीडर के रूप में देखा जाता है। इसमें कोई शक नहीं है कि अमेरिका, चाइना, रशिया और इजराइल जैसे देश भी भारत ने अपनी डिप्लोमेसी और प्रैक्टिकल पॉलिसी का दम दिखाया है। मनमोहन सिंह की सरकार की तुलना में पीएम मोदी के अंदर इंडियन की फॉरेन पॉलिसी बहुत ही स्ट्रांग रही है। इस बात का एक बहुत अच्छा उदाहरण मैं आपको देना चाहूंगा। कनाडा जो बहुत ही अच्छी ग्रोइंग इकोनॉमी है, अभी कुछ दिन पहले कनाडा और इंडिया में एक विवाद हो गया था, जहां कनाडा जैसी फास्ट वर्ल्ड कंट्री को इंडिया के सामने मुंह की खानी पड़ी थी। आपकी इंडिया की फॉरेन पॉलिसी के ऊपर क्या विचार है, मेरे को कमेंट्स में जरूर बताइए। पॉइंट नंबर 4, एम्प्लॉयमेंट। किसी भी गवर्नमेंट के लिए एम्प्लॉयमेंट सबसे बड़ा चैलेंज होता है। दोनों प्राइम मिनिस्टर को अपने अपने टाइम पर काफी ज्यादा हाई एम्प्लॉयमेंट रेट का सामना करना पड़ा। 2009 में डॉक्टर मनमोहन सिंह का जब प्राइम मिनिस्टर का सेकंड टेन्योर स्टार्ट हुआ था, तब वर्ल्ड बैंक ने 2009 में इंडिया का एम्प्लॉयमेंट रेट 8.1% रखा था। लेकिन 2014 में पीएम मोदी के आने के बाद एम्प्लॉयमेंट रेट
कम होकर 8% हो गया था। लेकिन फिर फाइनेंशियल ईयर में एम्प्लॉयमेंट रेट 6.1% रेट से बढ़ रहा था, जो पिछले डिकेड में सबसे ज्यादा था। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी यानी CMIE के अकॉर्डिंग अनएम्प्लॉयमेंट रेट 8.5% है। इसका मतलब ये है कि इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट रेट लगातार बढ़ता जा रहा है, जो कि हमारे देश के लिए और हमारे युवा के लिए एक बहुत ही कंसर्निंग पॉइंट है। इसकी बड़ी वजह पॉपुलेशन भी है। ऐसा नहीं है कि मनमोहन सिंह के टाइम पे बेरोजगारी और महंगाई नहीं थी। उस समय भी पिछले ईयर्स के अकॉर्डिंग महंगाई ज्यादा ही थी। एक्चुअली महंगाई और बेरोजगारी का सीधा कनेक्शन पॉपुलेशन से भी होता है, जिसमें हर साल ग्रोथ भी होती है और करंट ईयर में पिछले साल से ज्यादा बेरोजगारी नजर आने लगती है। बढ़ती हुई पॉपुलेशन दोनों प्राइम मिनिस्टर के लिए एक सबसे बड़ा चैलेंज बना रहा, लेकिन किसी भी सरकार ने इस मुद्दे पर ज्यादा डीप थिंकिंग नहीं की और आज इंडिया पॉपुलेशन के मामले में चाइना को बीट कर चुका है और वर्ल्ड लार्जेस्ट पॉपुलेशन कंट्री बन चुका है। अनएम्प्लॉयमेंट डॉक्टर मनमोहन सिंह के टाइम पर भी बहुत बड़ा चैलेंज था और आज नरेंद्र मोदी जी के लिए भी ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। लेकिन अब ये जान लेते हैं कि इन सब चैलेंजेस के बीच किसके टाइम पीरियड में सबसे ज्यादा जॉब ग्रोथ रेट हुई थी। अगर जॉब ग्रोथ रेट की बात की जाए तो इनके बीच पीएम मोदी के अंडर जॉब सेक्टर में कुछ ज्यादा खास ग्रोथ नहीं हुई थी, लेकिन साल 2017 में इसमें 4% की ग्रोथ हुई थी और साल 2018 में यह घटकर 3% हो गई थी। अगर पीएम मोदी के अब तक के टाइम पीरियड को देखा जाए तो जॉब ग्रोथ रेट का एवरेज परसेंटेज 3% ही रहा है, जबकि डॉक्टर मनमोहन सिंह के टाइम पर 2006 से 2009 में एवरेज जॉब ग्रोथ रेट 3.5% रहा था। वहीं 2010 से 2014 तक की एवरेज ग्रोथ रेट 2.5% है, जो अभी की सरकार से बेहतर था। पॉइंट नंबर 5, गवर्नमेंट अदर पॉलिसीज। दोस्तों अब दोनों प्राइम मिनिस्टर की ओवरऑल पॉलिसीज की बात कर लेते हैं। दोस्तों मोदी गवर्नमेंट जब से आई है तब से एंटी नेशनल फोर्स के खिलाफ कड़े कदम उठाए गए हैं। आज देश में आतंकवाद हमले पहले से कम होते हुए दिखाई दे रहे हैं। बॉर्डर पर भी पहले से कम टेंशन दिखाई दे रही है और कश्मीर में जो उग्रवाद हुआ करता था वह भी बहुत शांत है। इस बात पर मोदी गवर्नमेंट ने पिछली गवर्नमेंट से अच्छा काम किया है, आप मेरे को कमेंट्स में जरूर बताइए। लेकिन दोस्तों दूसरी तरफ मणिपुर का मुद्दा अभी तक शांत नहीं हुआ और ना ही रिजॉल्व हुआ। वहीं दूसरी तरफ मनमोहन सिंह की गवर्नमेंट ने इंडिया के कॉमन मैन की लाइफ की इम्प्रूवमेंट में ज्यादा काम किया है। उनके द्वारा लाई गई पॉलिसी जैसे मनरेगा, राइट टू एजुकेशन, राइट टू इंफॉर्मेशन, डायरेक्ट बेनिफिट स्कीम और फूड सिक्योरिटी जैसी पॉलिसी। मोदी सरकार भी उज्ज्वल योजना, सुकन्या समृद्धि योजना, जनधन योजना, स्वच्छ भारत अभियान और आयुष्मान भारत के तहत कॉमन मैन की लाइफ में इम्प्रूवमेंट का काम कर रही है। अब दोस्तों आइए नजर डालते हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह और पीएम मोदी के ओवरऑल डेटा पे। आखिर आज और आज से 10 साल पहले क्या क्या अंतर हैं। दोस्तों 2013 में भारत के पास 1 बिलियन का फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आया था, जो 2023 में बढ़कर 3 बिलियन हो चुका है। पहले भारत में म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट 100 बिलियन के करीब हुआ करता था, जो अब बढ़कर 500 मिलियन हो चुका है। पहले 4100 किलोमीटर की रेलवे लाइन इलेक्ट्रॉनिक की थी, वहीं आज वो 28,000 किलोमीटर की हो चुकी है। पहले कॉर्पोरेट टैक्स 33% था, जो अब सिर्फ 20% रह गया है। 2013 में हमारा इन्फ्लेशन रेट 10% के करीब था और आज 4.7% के करीब है। यही नहीं, साल 2013 के मुकाबले आज डिजिटल ट्रांजैक्शन में भी काफी वृद्धि हुई है। लेकिन इन दोनों प्राइम मिनिस्टर ने अपने अपने टाइम के चैलेंजेस को फेस किया है और जरूरी सुधार किए हैं। आज पहले से ज्यादा बेरोजगारी और महंगाई है, लेकिन बीते 10 सालों में इंडिया ने बहुत ग्रोथ भी किया है। मनमोहन सिंह और नरेंद्र मोदी के कंपैरिजन के बारे में आपकी क्या राय है, मेरे को कमेंट्स में जरूर बताइए और आप ये जरूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। कमेंट्स में बताइए कि आप अगला वीडियो किस टॉपिक पर देखना चाहते हैं और अगर मेरा कंटेंट आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जब तक के लिए धन्यवाद। जय मां भारती।